नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आईएमएफ द्वारा भारत से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले पर विचार करने के आग्रह के एक दिन बाद भारत ने तत्काल ऐसा करने से इनकार कर दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रॉयटर्स से कहा कि भारत के पास गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की कोई तत्काल योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अन्य सरकारों के साथ सीधे सौदे जारी रहेंगे। जब पूछा गया कि क्या नई दिल्ली में निजी निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देने की योजना है, तो पीयूष गोयल ने कहा, वर्तमान में दुनिया में अस्थिरता है। अगर हम प्रतिबंध हटाते हैं तो ये केवल कालाबाजारी करने वालों, जमाखोरों और सट्टेबाजों की मदद करेगा और ना ही ये वास्तव में कमजोर और ज़रूरतमंद देशों की मदद करेगा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुधवार को एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, इसे करने का स्मार्ट तरीका सरकार से सरकार तक का मार्ग है, जिसके द्वारा हम सबसे कमजोर गरीबों को सस्ता गेहूं दे सकते हैं। वाराणसी की जिला जज की अदालत में आज ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई होगी। जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की अदालत ने मंगलवार को मस्जिद समिति की याचिका पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया था, जिसमें ज्ञानव्यापी में पूजा की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका की सुनवाई को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को 1 सप्ताह के भीतर मस्जिद परिसर के अंदर की गई फिल्मिंग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का भी निर्देश दिया था। बता दें, मस्जिद समिति का कहना है कि मस्जिद में फिल्मांकन 1991 के एक कानून का उल्लंघन है, जो देश में किसी भी पूजा स्थल के चरित्र को बदलने से रोकता है। एक कंपनी के चीनी अधिकारियों को वीजा देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अब कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ 1 हफ्ते पहले भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पिछले हफ्ते इसी मामले में कार्ति से जुड़े विभिन्न परिसरों में देश भर में तलाशी ली थी। एफआईआर इस आरोप पर आधारित है कि कार्ति ने पंजाब में एक बिजली परियोजना के लिए वेदांत की सहायक कंपनी के सहयोग से काम करने वाली एक कंपनी के 300 चीनी नागरिकों के लिए वीज़ा की सुविधा के लिए वेदांत समूह से 50 लाख रुपए की कथित रिश्वत ली थी। आरोप लगाया गया है कि यह मामला 2010 से 2014 के बीच का है। एक भूमि सौदे में कथित गड़बड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ईडी ने आज सुबह महाराष्ट्र में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब से जुड़े कई स्थानों पर छापा मारा है। इस शिवसेना नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी द्वारा पुणे, मुंबई और दापोली में 7 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि मंत्री परब ने 2017 में रत्नागिरी जिले के दापोली में 1 करोड़ रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, लेकिन इसे 2019 में रजिस्टर किया गया था। आरोप है कि बाद में जमीन को मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दिया गया और 2017 से 2020 के बीच जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाया गया। 26 मई को बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने केंद्र की सत्ता में 8 साल पूरे कर लिए। इस दौरान सरकार के कई फैसलों को लेकर देश में बड़े आंदोलन हुए और राजनीतिक माहौल अच्छा खासा गर्म रहा। केंद्र सरकार ने खुद को जनता के लिए समर्पित बताया तो विपक्ष सरकार को तमाम मोर्चों पर फेल बताता रहा और उसे घेरने की कोशिश करता रहा। वहीं 8 साल होने पर बीजेपी सरकार ने इसका जश्न मनाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी इसको लेकर 30 मई से 14 जून तक देश में अलग अलग जगह कार्यक्रम करेगी। तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। बीजेपी ने 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत बीजेपी ने 2019 के पिछले आम चुनाव में कम से कम हारी हुई 144 लोकसभा सीटों के लिए लड़ाई लड़ने की योजना बनाई है। मामले की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में दिन भर चली बैठक में इसको लेकर खाका तैयार किया गया है। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 144 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने दूसरा या तीसरा स्थान हासिल किया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक टीवी आर्टिस्ट महिला अमरीन भट्ट की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। अमरीन के 10 साल के भांजे के भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक हमला लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने किया था। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि शाम करीब 8 बजे आतंकवादियों ने अमरीन भट्ट को उनके घर पर गोली मार दी। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने हत्या पर शोक जताया और कहा कि इस तरह के हमले किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराए जा सकते। हरियाणा के पंचकुला जिले की रहने वाली कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट एविएटर यानी कि लड़ाकू विमान चालक बनी है। उन्होंने ये उपलब्धि कॉम्बैट आर्मी एविएशन पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हासिल की। कैप्टन बराक हरियाणा की रहने वाली हैं और सितंबर 2018 में उन्हें सेना के हवाई रक्षा कोर में कमीशन मिला था। वो कर्नल एस ओम सिंह की बेटी हैं। पीटीआई के कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ इस्लामाबाद पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को चेताया है
इमरान खान ने आज़ादी मार्च के दौरान गुरुवार को इस्लामाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो सरकार को 6 दिन का वक्त देते हैं। इमरान ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया तो वो फिर से पीटीआई के कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने संसद को भंग करने की भी मांग की। इमरान ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार नहीं चला पा रहे हैं और हुकूमत अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के मुकदमों को हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो वो 20 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हालात को देखते हुए इस्लामाबाद के रेड जोन में रेंजर्स के साथ ही सेना को भी तैनात कर दिया गया। सेना को जिन सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए लगाया गया उनमें सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, प्रधानमंत्री भवन, प्रेसिडेंसी, पाकिस्तान सचिवालय और राजनयिक एन्क्लेव शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।